ये फार्मूला थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट का vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये फार्मूला बड़ा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला पड़ा था vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा स्क्वायर नहीं साइन 2 थीटा। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला पड़ा r मैक्सिमम vi स्क्वायर ओवर g। तो हाइट मैक्सिमम रेंज horizontal displacement x equals to vi x cross t। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y बराबर है vi y t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर डाउनवर्ड शो करें तो पॉजिटिव जी लिखना है, अगर अपवर्ड शो करें तो ये फार्मूले पढ़े थे हम। इससे पहले 3 पार्ट थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये देखें 1 2 3 4 5 टाइम ऑफ फ्लाइट भी है। t equals to 2vi sin थीटा ओवर g। तो बेटे ये टोटल 6 ये हैं और 3 पार्ट्स पहले पढ़े थे, 9 पार्ट्स हैं, इनकी डेरिवेशन की थी। इनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, पहले वो कर लें फिर मैं इसकी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। एक इसमें से एमसीक्यू ये आया कि अगर रेंज जो है आर 4 टाइम ऑफ हाइट हो 4x तो थीटा बताएं क्या होगा। रेंज अगर आर 4 टाइम ऑफ हाइट हो तो थीटा बताएं। आर फॉर रेंज है, एच फॉर हाइट है। इसके लिए एक प्रूफ हम करते हैं कि r क्रॉस tan थीटा इक्वल्स टू 4h। ये आपने लिख लेना है, बुक में नहीं लिखा लेकिन न्यूमेरिकल को यूज होगा। r रेंज क्रॉस tan थीटा इक्वल्स टू 4h। ये वो फार्मूला है जो रेंज और हाइट को रिलेट करता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जरूरत नहीं है, फेडरल बोर्ड की बुक में प्रूव किया हुआ है। फर्स्ट ईयर फेडरल की जो नई बुक है उसमें प्रूफ है, लेकिन सरगोदा बोर्ड में प्रूफ नहीं है। आप फेडरल के सरगोदा बोर्ड में ये प्रूफ नहीं है, इसलिए नोट कर लें। आर की जगह लिखें 4x क्रॉस tan थीटा इक्वल्स टू 4h। 4h से 4h कट गया, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, और अगर थीटा फाइंड करें तो tan इनवर्स 1। 4h से 4h कैंसल, थीटा फाइंड करें tan इनवर्स 1। कैलकुलेटर पे देखें tan इनवर्स 1 45 डिग्री। इसी तरह एक और क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड वन के, एट व्हाट एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम। At what angle range will be maximum। किस एंगल पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, एट व्हाट एंगल इन व्हाट ऑप्शन रेंज विल बी मैक्सिमम। In what option range will be maximum। इस ऑप्शन में रेंज मैक्सिमम होगी। In what option range will be maximum। ऑप्शन नंबर ए इसमें है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बनती है 30 डिग्री 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है 25 डिग्री 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है
55 डिग्री और 35 डिग्री, 35 डिग्री 55 डिग्री, तो इनमें से किस ऑप्शन में रेंज मैक्सिमम? इसका तरीका समझ लें, अगर दो एंगल का सम 90 आए तो रेंज सेम होगी। अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 90 आए, मतलब पहली ऑप्शन में देखें 90 बन रहा है, 60 प्लस 30 90, दूसरी ऑप्शन में 65 प्लस 25 90 बन रहा है, तीसरी ऑप्शन में 35 प्लस 55 90 बन रहा है। तो अगर बेटे कहीं पर भी याद रखिए कि दो एंगल्स के जो है वो सम, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर आए तो इसका मतलब है उनकी रेंज सेम है। तो आंसर बी है, आर हैविंग सिमिलर रेंज, तमाम की रेंज सेम है। जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा तो ऑल हैविंग सिमिलर रेंज, तमाम की रेंज की वैल्यू सेम होगी अगर उनका सम 90 डिग्री आता है। अब एंड पे हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ये कुछ 2-3 एमसीक्यू इससे रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आप बेटे देखें टोटल जो है ना वो 10 पार्ट हैं। 10, पहला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी, तीसरा इंस्टेंटेनियस, चौथा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, छठा मैक्सिमम हाइट, सेवंथ टाइम ऑफ लाइट, एट्थ रेंज, फिर मैक्सिमम रेंज और आखिर में एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में इनको ये बताते हैं कि अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, unpowered and unguided missile called ballistic missile. Unpowered and unguided missile called ballistic missile. Ballistic missile की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो। दूसरा याद रखें कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल called its trajectory. Path of projectile called its trajectory. Path of projectile को trajectory भी बोलते हैं, trajectory, path of projectile। वैसे इसकी शेप मैथ की लैंग्वेज में पैराबोलिक है। ये जो शेप हमने पढ़ी प्रोजेक्टाइल में, ये शेप मैथमेटिकल लैंग्वेज में पैराबोलिक शेप कहलाती है। पैराबोलिक, तो पैराबोलिक पाथ है, मैथ की एक टर्म है, पैराबोलिक पाथ है प्रोजेक्टाइल का। तो ये दो लाइनें हैं, एक तो अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, और फिर इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक पाथ है। नेक्स्ट वन आप एक और एमसीक्यू देख लें, इसमें लास्ट पे फिर ये खत्म हो गया है। इलास्टिक मीडियम व्हील केसेस पहले कर चुके हैं। सिर्फ दो पार्ट्स छोटे छोटे से हैं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और एक मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ये पहले आ रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ाए थे, ताकि ये पूरा हो जाए तो मैं पढ़ा दूं। एमसीक्यू में वो ये कहते हैं कि इस तरह पाथ गिवन है प्रोजेक्टाइल का, ये यहां तक, ये जो गैप है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y ये 10 मीटर है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू 10 मीटर। फिर उसके बाद वो कहता है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vix है। सॉरी ऐसे भी बनाएंगे, शुरू में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, बाद में प्रोजेक्टाइल। तो कहा जैसे साइकिलिस्ट है और लकड़ी के बोर्ड पे चल, तो शुरू में उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन, बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन। ये y उसकी 10 मीटर है
और इससे लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है कि प्लस जी लिखना, प्लस जी इसकी लिखना मोशन डाउनवर्ड है तो प्लस जी है। वी आई वाई जीरो है, उसने नहीं कहा, हमें पता है कि वी आई वाई, हमें कैसे पता है कि वी आई वाई जीरो? मैंने आपको कहा कि शुरू में सिर्फ जीरो, अब आप वी आई वाई जीरो पुट करते हैं तो वाई बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर रह गया, x इक्वल्स टू वी आई एक्स क्रॉस टी, x इक्वल्स टू वी आई एक्स क्रॉस टी। वी आई एक्स कितनी है? x 5 है, उसको जरा दे दें 1.4 से, देखें 1.4 आ रहा है तो आंसर आ जाएगा x। तो इस तरह का पार्ट इलास्टिक यूनियन विद के डिस्कस कर लिया। आप देखना पड़ा क्या क्या, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट स्पीड पड़ी, वेलोसिटी और उसकी टाइम ग्राफ पड़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इंपल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पड़ा, इलास्टिक यूनियन विद केसेस पड़ा, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब शार्ट से दो पार्ट हैं, जैसे मैंने कहा, एक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये शॉर्ट आंसर के तौर पे है, कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, लेंथी नहीं, शॉर्ट है, फोर्स ड्यू टू वाटर। इसमें आप देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे वो बताता है कि वाटर फ्लो करते हुए, ये वाटर फ्लो कर रहा है और आगे वाल से, दीवार से कोलाइड कर, वाटर का मैस m है, या वो फ्लो कर रहा है उसका मैस m है, और उसके बाद उसकी जो स्पीड है इनिशियल, उसकी स्पीड इनिशियल v आई है। तो आपको वो बता रहा है कि पानी फ्लो करते हुए दीवार से कोलाइड कर रहा है, वाल से कोलाइड कर रहा है, उसका मैस m है, उसकी इनिशियल स्पीड v आई। और ड्यूरिंग कुलियन जो ये बताता है कि ड्यूरिंग कुलियन उसकी फाइनल स्पीड vf जीरो हो जाती है ड्यूरिंग कुलियन, आप कुलियन नहीं। तो अब आप उसका इनिशियल बराबर है वी आई, इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम उसका जीरो है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम माइनस एम वी आई ओवर टी बन जाए। अब याद रखें कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पड़ा था फोर्स होती, अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब फोर्स ऑफ एक्शन क्या बनी, यहां लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ एक्शन बनी, फोर्स ऑफ एक्शन माइनस एम वी आई ओवर टी। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ एक्शन। फिर देखें मैस एम, इनिशियल स्पीड वी आई, टकराया ड्यूरिंग कुलियन, फाइनल स्पीड जीरो, इनिशियल मोमेंटम क्या बना एम वी आई, फाइनल मोमेंटम क्या बना जीरो, चेंज इन मोमेंटम क्या बना फाइनल माइनस इनिशियल माइनस एम वी आई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या बना माइनस एम वी आई ओवर टी। अब आप देखेंगे फोर्स ऑफ एक्शन आ गई माइनस एम वी आई ओवर टी, रिएक्शन, दीवार रिएक्ट करेगी, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो क्या मतलब फोर्स ऑफ रिएक्शन ये बनेगा माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो गए। तो बाहर माइनस क्यों आया? एक तो चलो फार्मूले की वजह से आ रहा था माइनस,
बाहर माइनस इसीलिए आया बेटा कि एक्शन का रिएक्शन हो, और जब रिएक्शन होगा बेटे तो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। इसलिए माइनस की बजाय आंसर प्लस एम वी आई ओवर टी। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसका नेम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फिर एक और शॉर्ट सा टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। देख लें वो भी रहता है ताकि कंप्लीट हो जाए ना चैप्टर, थ्योरी कंप्लीट हो जाए। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, momentum and explosive forces, explosive forces, momentum and explosive forces टॉपिक है। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल मोमेंटम अगर P1 है, P है, ये ऑब्जेक्ट का टोटल इस इसका टोटल मोमेंटम है वो इनके मोमेंटम के सम के इक्वल हो। तो आप लिखेंगे सम ऑफ का मास कैपिटल है, उसके बाद राइफल की स्पीड भी, बुलेट का मास स्मॉल एम और बुलेट की स्पीड भी डैश। अब उसने कहा कि जब फायर होता है, फायर से पहले आप यूं लिखेंगे मोमेंटम बिफोर फायर, momentum before fire equals to momentum after fire, momentum before fire equals to momentum after fire। before fire momentum जीरो है, क्यों? फायर से पहले ना राइफल चली है ना गोली चली, लेकिन फायर के बाद मोमेंटम क्या है, एम वी है बुलेट का, एम वी डैश माइनस या प्लस, सॉरी प्लस कैपिटल एम वी है राइफल का, एम वी डैश है, एम वी डैश है बुलेट का। तो सर राइफल की चलती है, हाँ अगर बुलेट आगे जाती है तो राइफल बैकवर्ड जाती है। ये नहीं होता कि बुलेट बैकवर्ड जाए, राइफल अगर बैकवर्ड, बुलेट अगर फॉरवर्ड जा रही है तो राइफल ने बैकवर्ड जाना, लेकिन मोमेंटम यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया माइनस। तो ये देखिए एम वी बराबर है माइनस एम वी डैश, यहां से वी निकाले, राइफल की स्पीड है किसके बराबर आ रही है, माइनस एम वी डैश ओवर एम। इस फार्मूले में वो बताना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि वी और वी डैश में माइनस है, वी और वी डैश में माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब यही है कि अगर बुलेट फॉरवर्ड जा रही है तो राइफल बैकवर्ड जा रही है। बेटे चैप्टर 3 की थ्योरी हो गई है सारी। अब हम इसके शार्ट शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो शार्ट हम इसके शुरू कर लेते हैं। 3 की थ्योरी मैंने करा दी है, आप इसको दूसरे का टेस्ट भी रहता है, अभी आधा कल बताऊंगा कब लेना है, लेकिन टेस्ट का टाइम फिक्स होगा, उसके बाद जो मैसेज आएगा वो फिर टेस्ट काउंट नहीं होगा। टाइम भी बताऊंगा टेस्ट भी कौन से कल बताऊंगा, किस दिन होना है। ये साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी रिजल्ट बताऊंगा, और आप उनको बल्कि रिजल्ट से पहले बताऊंगा कि इतने बजे टेस्ट होने, किताबें साइड पे रख इंशाल्लाह। अब हम इसके शार्ट करते हैं। शार्ट नंबर 1 बेटा बोलने लगा, देखिए बेटा सबसे पहला शार्ट आंसर जो है 3.1 वो डिफरेंशिएट है यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी।
आपने एक तरफ लिखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी तरफ लिखना है इस तरह वेरिएबल वेलोसिटी। जब भी डिफरेंशिएट आए इस तरह बॉक्स बना के लिखना है। वेरिएबल वेलोसिटी डिफरेंशिएट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टेटमेंट है इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, equal change in displacement in equal interval of time, equal change in displacement in equal interval of time। डिस्प्लेसमेंट की चेंज और टाइम की चेंज इक्वल हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म। वेरिएबल वेलोसिटी का पहला पॉइंट ये लिखना है चेंज डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज डिफरेंट है और टाइम में चेंज इक्वल है तो वेलोसिटी वेरिएबल। दूसरा पॉइंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जबकि वेरिएबल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। वेरिएबल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। नंबर 3 ग्राफ। ग्राफ बनाएं डिस्प्लेसमेंट टाइम के दरमियान। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ये हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्योंकि इक्वल डिस्प्ले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और टाइम के दरमियान क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी। ये दोनों में डिफरेंशिएट होते हैं। नीचे उसने पूछा कि डिफाइन करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो आप खैर वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसने कहा यूनिट एक्सेलरेशन की यूनिट यूनिफॉर्म वेलोसिटी और किसमें वेरिएबल वेलोसिटी। शॉर्ट आंसर नंबर 2। आगे नेक्स्ट नंबर 2 एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें उसका जी क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो उसको वेलोसिटी के रेफरेंस पे बताना है। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड with initial velocity vi, object thrown upward with initial velocity vi, its velocity gradually decreases, its velocity gradually decreases, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। Its velocity gradually decreases to vf। इसका मतलब तो ये हुआ कि vi ज्यादा है vf। नीचे लिख दिया vi ग्रेटर है vf से, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। क्यों सर नेगेटिव क्यों? फाइनल थोड़ी है, इनिशियल ज्यादा है। चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity will be negative
और एंड पे बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। अगर बेटा चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नेगेटिव होगा। बस ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 3 खत्म करते ही 4 और 5, 4 को थोड़े दिन लगेंगे और 5 को भी थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह 30 जुलाई तक हम छठा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जरा चेक कीजिए, मैं तो नॉन स्टॉप पढ़ाता रहा तो ये अगले महीने 10 हो जाए, ये ध्यान में रखेंगे। मैंने तो उतना कोई नहीं है, आम क्लास में भी मैं 3 महीने में 4 महीनों में खा लो, 3.5 महीने। तो ये तो वैसे ही बोलने वाला ही नहीं है साहब। वहां तो ये होता है ना, कोई पूछे कोई बोले